हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपके जो नॉलेज ऑफ एक्ट पार्ट है उसमें से आज हम लेकर आए हैं नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन का जो टॉपिक है उसको। तो आज से जो आपकी क्लासेस होंगी वो बाइलिंगुअल कराई जाएंगी, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हॉस्टल वार्डन का फॉर्म फिल किया है उनको ये जो क्लासेस हैं वो मिल सके। ओके, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये है क्या। तो बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर को 9 फरवरी 2004 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन एक्ट कब आया? 9 फरवरी 2004, ये डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने बच्चों के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय चार्टर अपनाने के सवाल पर विचार किया ताकि ये देखा जा सके कि कोई भी बच्चा भूखा, अशिक्षित या बीमार ना रहे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको पूरी तरह से शिक्षा, भोजन और पर्यावरण नहीं मिल पाता है। तो इन सभी को पूरा करने की जो जिम्मेदारी आती है वो भारत सरकार की है, जिस वजह से ये जो चार्टर है उसको लाया गया। यह दस्तावेज बच्चों के अस्तित्व, स्वास्थ्य और पोषण, जीवन स्तर, खेल और अवकाश, प्रारंभिक बचपन की देखभाल, शिक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा, समानता, जीवन और स्वतंत्रता आदि के अधिकारों के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। बचपन की देखभाल से मतलब है कि जो बच्चे होते हैं, जो जन्म लेते हैं, उनको प्रॉपर जो ज़रूरत होती है वो नहीं, देखभाल है वो नहीं मिल पाती है। बालिकाओं की सुरक्षा नहीं हो पाती है। आपने देखा होगा कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। इससे पहले भी आप कई सारे जो एक्ट हैं उनको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बच्चों के परिवार के अधिकारों और आर्थिक शोषण तथा सभी प्रकार के दुर्व्यवहार से सुरक्षा के अधिकार के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता है। दस्तावेज कठिन परिस्थितियों में बच्चों, विकलांग बच्चों, वंचित समुदाय के बच्चों और पीड़ित बच्चों की सुरक्षा का भी प्रावधान करता है। ठीक है, तो इस दस्तावेज में हर तरह के जो बच्चे हैं उन पर फोकस किया गया है, चाहे वो किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हों। ये दस्तावेज परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति राज्य और समुदाय के कर्तव्यों को निर्धारित करता है कि परिवार, समाज और राष्ट्र, बच्चे, बालिकाओं, इन सभी के लिए राज्य और जो समुदाय हैं, जो समाज है, उसके क्या कर्तव्य हैं, उनको ये दस्तावेज निर्धारित करता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न यानी कि संवैधानिक प्रावधान। इसमें जो भी आपके एक्ट कराए गए, आर्टिकल कराए गए हैं वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मे भी आपको जो भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें से एक क्वेश्चन इस चार्टर से आना बहुत ही ज़रूरी, कंपलसरी है, ये समझ लीजिए, आएगा भी। तो भारत का संविधान भाग 3 और 4 दोनों में बच्चों के हित और सर्वोत्तम हित को स्थापित करता है। आर्टिकल 14 में प्रावधान है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जब भी आर्टिकल 14 पूछा जाए कि किससे बिलोंग करता है तो याद रखिएगा कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से बिलोंग करता है आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 15 में प्रावधान है कि राज्य बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 21, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो जब भी बात आती है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तो आर्टिकल 21 याद रखिएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आपकी बोलने, खाने पीने की स्वतंत्रता, आपके सोने की स्वतंत्रता, आप शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये जितनी भी स्वतंत्रता होती हैं वो आर्टिकल 21 में आती हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्टिकल 21A में प्रावधान है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। जितने भी आर्टिकल ऐसे हैं जो आपके बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो उनको तो आप रट लेना। ओके, आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। आर्टिकल 24 में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में काम पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, कि छोटे बच्चों को जैसे कारखानों में बंद कर लेते हैं, फिर उनको निकलने नहीं देते हैं, वो इस तरह के माहौल में रहते हैं कि वो वहीं सोते हैं, वहीं खाते पीते हैं और वहीं उठकर काम करने लगते हैं। कई कई दिनों तक तो उन्हें सूरज भी देखने को नसीब नहीं होता है। तो इस तरह के जो
जो भी अत्याचार है उनको रोकने के लिए आर्टिकल 24 में प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा किसी भी तरह के धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आर्टिकल 39E में प्रावधान है कि बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के कारण उनकी उम्र या ताकत के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये भी आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ही रिलेटेड हो गया कि छोटे बच्चे होते हैं, वो नादान होते हैं, उनको समझ नहीं होती है कि वो उनसे किस तरह का गलत कार्य कराया जा रहा है और वो उस कार्य में मतलब संलिप्त होते चले जाते हैं, क्योंकि वो इतनी उनको नॉलेज नहीं होती है। तो इस तरह के अत्याचारों को रोकने के लिए आर्टिकल 39E का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 39F में प्रावधान है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके और स्वतंत्रता और सम्मान की स्थितियों में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाती हैं और युवाओं को शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 45 ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें प्रावधान है कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों की प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो 21A क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, एंड आर्टिकल 45 यहाँ पर क्या है, 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक के जितने बच्चे हैं उन सभी की प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 51A, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी बताई गई है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी देखभाल, उनके शिक्षा के बारे में, उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में जिम्मेदारी माता पिता और अभिभावकों की होती है। ये कौन कहता है, आर्टिकल 51A। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 1974 बच्चों को जन्म से पहले और बाद में और विकास की पूरी अवधि के दौरान पर्याप्त सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उनका पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित हो सके। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन के, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है सर्वाइवल, लाइफ एंड लिबर्टी, यानी उत्तरजीविता, जीवन और स्वतंत्रता। राज्य और समुदाय सभी बच्चों, विशेष रूप से कन्या शिशु और अन्य सभी उभरती अभिव्यक्तियों के अस्तित्व, जीवन और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने और उनकी रक्षा करने के लिए सभी संभव उपाय करेंगे जो लड़कियों को सम्मान के साथ जीवित रहने के अधिकार से वंचित करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई सारी जो समाज में ऐसी मतलब गलत धारणाएं हैं कि अगर आप लड़की हो तो आप बाहर काम नहीं कर सकते हो, बाल विवाह जैसी घटनाएं होती हैं कि आप आगे पढ़ नहीं सकते हो। तो इन सभी की जो अधिकार होते हैं लड़कियों के, वो सभी उनको प्रोवाइड कराए जाएं। ये जिम्मेदारी राज्य और समुदाय की है। ठीक है, स्वास्थ्य और पोषण से उच्च मानकों को बढ़ावा देना, राज्य ये सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगा कि सभी बच्चे स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानकों का आनंद लें और सभी स्तरों पर निवारक और उपचारात्मक सुविधाएं प्रदान करें। ठीक है, विशेष रूप से सभी बच्चों के लिए टीकाकरण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की रोकथाम, और यह भी सुनिश्चित करें कि प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं और विशेष देखभाल के तहत और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के सभी बच्चों का इलाज हो। सभी जानते हैं कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग होते हैं उनके लिए उनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो अपने बच्चों को पर्याप्त शिक्षा, सुविधा, इलाज मुहैया नहीं करा पाते हैं। तो ये जिम्मेदारी जो है वो भी राज्य की है। जितने भी पॉइंट आपको अभी बताए जाएंगे 1, 2 एंड और भी पॉइंट हैं, ये सभी आपके इस गैजेट में हैं, इस दस्तावेज में निश्चित किए गए हैं। तो थोड़ा आप याद रखिएगा कि कौन कौन से पॉइंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्य माँ के लिए पर्याप्त प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान करने के लिए उपाय करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बच्चों और माँ के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। ठीक है, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके प्रसव से पूर्व और प्रसव के बाद में जितनी भी सुविधाएं उसको ज़रूरत हैं वो सभी सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराई जाएं। एंड जो भी बच्चा यानी नवजात बच्चा जो है उसको जो भी टीकाकरण चाहिए, उसके पालन पोषण के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो भी उसको मुहैया कराई जाएं। नेक्स्ट है, राज्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के सभी बच्चों को पर्याप्त
पूरक पोषण प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा और सुरक्षित पेयजल और पर्यावरणीय स्वच्छता और स्वच्छता तक पहुंचने तक सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगा। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का एक कमरे में ही पूरा घर होता है। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास तो एक कमरा भी नहीं होता है, सिर्फ एक झुग्गी झोपड़ी टाइप की होती है, जहाँ पर उनको स्वच्छ पेयजल, पर्यावरणीय स्वच्छता नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी भी राज्य की है। थर्ड पॉइंट है बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं और सुरक्षा का आश्वासन। राज्य मानता है कि प्रत्येक बच्चे की बुनियादी न्यूनतम ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए जो बच्चे की क्षमताओं के पूर्ण विकास को बढ़ावा देती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य समुदाय के साथ साझेदारी में बच्चों, विशेष रूप से परित्यक्त बच्चों और सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा, पोषण और आश्रय आदि प्रदान करेगा। यहाँ पर सिर्फ देखिए मेन फोकस परित्यक्त बच्चों और सड़क पर रहने वाले बच्चों पर किया गया है कि जो गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे तो आते ही हैं, उनके साथ कम से कम माता पिता तो हैं, बट परित्यक्त बच्चे, सड़क पर रहने वाले बच्चे, उनके सर पर तो छत भी नहीं है। ठीक है, तो उनको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पोषण, आश्रय आदि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सारी जिम्मेदारी भी राज्य और उनसे जुड़े समुदायों की ही होती है। खेल और आराम। राज्य और समुदाय ये मानेंगे कि सभी बच्चों को उनके स्वस्थ विकास के लिए पर्याप्त खेल और अवकाश की आवश्यकता है और सभी उम्र और सामाजिक समूहों के बच्चों के लिए मनोरंजक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट है जीवन रक्षा, वृद्धि और विकास के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल। राज्य समुदाय के साथ साझेदारी में प्रत्येक गांव में एक बाल देखभाल केंद्र प्रदान करने का लक्ष्य रखेगा, जहां शिशुओं और कामकाजी माताओं के बच्चों की पर्याप्त देखभाल की जा सके और SC, ST और समाज के हाशिए पर रहने वाले सभी वर्गों के बच्चों को ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा 5th पॉइंट को, कि प्रत्येक गांव में एक बाल देखभाल केंद्र खोला जाएगा जिसमें जो छोटे बच्चे हैं जिनकी माताएं बाहर जाकर काम करती हैं, क्योंकि उनके घर में जितने लोग हैं उतने लोगों को काम करना पड़ता है, तभी वो शाम का खाना खा पाते हैं। ऐसी स्थिति में एक गांव में एक बाल देखभाल केंद्र खुलेगा कि भाई आप अपना बच्चा यहाँ पर सुरक्षित रख दो, उसके बाद में बाहर जाकर आराम से काम कर सकते हो। ठीक है, फिर उस बच्चे की जितनी भी जिम्मेदारी है वो राज्य उठाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रीडम, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। राज्य मानता है कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होगी। प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी और माध्यमिक स्तर पर सहायक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। ठीक है, प्रारंभिक स्तर कौन सा हो गया, 6 से 14 वर्ष के जो भी होते हैं। राज्य और समुदाय मानते हैं कि एक बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, क्योंकि मातृभाषा जो होती है बच्चा अपने परिवार से पहले सीख कर आता है, तो उसको सारी चीज़ें अपनी मातृभाषा में ही आती हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा जो है वो बाल उन्मुख और सार्थक हो। ये नहीं कि भाई आपने कक्षा 1 से 5 वाले बच्चे को कक्षा 6 से 10 वाली जो किताबें हैं वो पढ़ा दी। जैसा बच्चा हो वैसी ही शिक्षा हो। ओके, वे सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षा बालिकाओं के स्वस्थ विकास और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील हो। ऐसा नहीं होता कि एक स्कूल में सिर्फ एक ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे आ जाएं। विभिन्न धर्मों के, विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे होते हैं, तभी तो समावेशी शिक्षा के बारे में बात की गई है। ठीक है, आर्थिक शोषण और सभी प्रकार के दुर्व्यवहार से सुरक्षा। राज्य बच्चों को आर्थिक शोषण और ऐसे कार्य करने से सुरक्षा प्रदान करेगा जो उनकी भलाई के लिए असुरक्षित हों। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं तो वो ये नहीं देखते कि हमारा बच्चे की जो उम्र है वो पढ़ने वाली है। वो ये देखते हैं कि अगर हम सभी मिलकर काम नहीं करेंगे तो वो शाम का खाना नहीं खा पाएंगे, वो सुबह का खाना नहीं खा पाएंगे। तो वो उनके पूरे परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं इंक्लूडिंग बच्चा, वो सभी बाहर जाकर काम करते हैं। तो उनके जो आर्थिक शोषण हो रहा है, उनकी भलाई के लिए वो सारे कार्य भी राज्य करेगा। राज्य बच्चों को बाल श्रम, सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, दंड, यातना, हिंसा, तस्करी आदि से बचाएगा। राज्य और समुदाय संकटग्रस्त बच्चों के कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बालिका संरक्षण। राज्य मतलब लड़कियों के लिए एक अलग पॉइंट ही इन्होंने दिया है। राज्य और समुदाय यह सुनिश्चित करेंगे कि बाल विवाह, भेदभावपूर्ण प्रथाओं, लड़कियों की वेश्यावृत्ति में धकेलने और तस्करी सहित बालिकाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों और अत्याचारों को तेजी से समाप्त किया जाए।
सभी जानते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। तो छोटी लड़कियों के बाल विवाह कर दिया जाता है। पुरुष और लड़का जो है वो चाहे जितनी भी उम्र का हो, उनको वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। तो इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उन पर रोक लगाना भी राज्य की जिम्मेदारी होती है। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि परिवार और समाज में लड़कियों के लिए सामाजिक, शैक्षिक और कानूनी सहित बहुत सम्मान हो। मतलब उनको भी कानूनी सहायता है, सामाजिक सहायता है, शैक्षिक पृष्ठभूमि उनकी भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारे अधिकार लड़कियों को मिलने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किशोरों को सशक्त बनाना। राज्य और समुदाय किशोर बच्चों को आवश्यक शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए सभी कदम उठाएंगे ताकि उन्हें आर्थिक रूप से उत्पादक नागरिक बनने में सक्षम बनाया जा सके। किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। किशोरियों के स्वास्थ्य के बारे में बात इसलिए की गई है कि कई सारे परिवार इस तरह के होते हैं कि भाई अगर लड़का बाहर जाकर काम करेगा तो उसको ज़्यादा पोषण की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं होता है। लड़का हो या लड़की, सभी को समान पोषण, समान शिक्षा, समान व्यवहार की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट है समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जानकारी मांगने और प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता, संघ बनाने और शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। राज्य और समुदाय यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे या बच्चे के माता पिता या कानूनी अभिभावक की जाति, रंग, जाति, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य राय, राष्ट्रीय, जाति और सामाजिक मूल्य के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किए जाएं। विकलांगता, जन्म, राजनीति स्थिति या कोई अन्य विचार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। परिवार को मजबूत बनाना। प्रत्येक बच्चे को परिवार का अधिकार होता है, चाहे उसका परिवार हो या ना हो। ठीक है, बच्चों को उनके परिवारों से अलग करने की स्थिति में राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को उनके माता पिता के साथ में फिर से मिलाने को प्राथमिकता दी जाए। ऐसे मामलों में जहां राज्य को इस तरह से पुनर्एकीकरण के प्रतिकूल प्रभाव का एहसास होता है, राज्य बच्चे के सर्वोत्तम हितों और विचारों को ध्यान में रखते हुए तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। मतलब ऐसा ये है कि बच्चा अगर होश में है, ठीक है, मान लो अगर 8-10 साल के बच्चे की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, उसको चुरा लिया गया या वो कहीं खो गया, तो वो तो बता देगा कि भाई हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे मम्मी पापा ये हैं, मेरा घर यहाँ पर है। बट जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं, जिनको इतना ही नहीं पता होता है कि वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, उनके माता पिता कौन हैं, सिटी कौन सी है, ठीक है, स्टेट कौन सा है, ऐसे बच्चों की जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है, ऐसे बच्चे जब खो जाते हैं तो उनको उनके परिवार से मिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी बच्चे के लिए सर्वोत्तम हित हो वही राज्य कार्य करेगा। माता पिता दोनों की जिम्मेदारियां। राज्य अपने बच्चों में के पालन पोषण में माता पिता दोनों की सामान्य जिम्मेदारियों को पहचानेगा। विकलांग बच्चों की सुरक्षा। राज्य और समुदाय मानते हैं कि सभी विकलांग बच्चों को गरिमा और सम्मान के साथ पूर्ण जीवन जीने में मदद की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे कि विकलांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने और जीवन के सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जो विकलांग बच्चे होते हैं वो थोड़े से हतोत्साहित रहते हैं कि जो सामान्य बच्चा कर पा रहा है वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये समाज की जिम्मेदारी, ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि उनको प्रोत्साहन किया जाए, उनको ये बताया जाए कि जैसे आप हो, जैसे एक सामान्य बच्चा जो भी कार्य कर सकता है वो एक विकलांग बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा जो है वो भी इसी पर जोर देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 पॉइंट, हाशिए पर पड़े और वंचित समुदाय के बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, कल्याण। हाशिए पर पड़े का मतलब है जो खतरे वाली जगह से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं। ठीक है, राज्य और समुदाय हाशिए पर पड़े और वंचित समुदाय के बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेंगे, उनकी पहचान बनाए रखने में उनका समर्थन करेंगे और उन्हें उनके सर्वोत्तम हित को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहन करेंगे। बाल मैत्रीपूर्ण प्रक्रियाएं सुनिश्चित करना। बच्चों से संबंधित सभी मामले और प्रक्रियाएं अर्थात न्यायिक, प्रशासनिक, शैक्षिक या सामाजिक बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किशोर न्याय प्रणाली के तहत निर्धारित सभी प्रक्रियाएं भी बच्चों के अनुकूल होंगी। ठीक है, कि जितनी भी न्यायिक, प्रशासनिक, शैक्षिक या सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो बच्चों के अनुकूल होने चाहिए। अगर किसी बच्चे ने कोई अपराध किया भी है तो जो न्याय प्रणाली है वो भी बच्चों के अनुकूल ही हो। ऐसा ना हो कि भाई बच्चा नाबालिग है, उसने कोई गलत कार्य किया तो उसको बड़े लोगों वाली सज़ा दे दी जाए। तो ये देखना भी राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, उनको देख लेते हैं। भारत ने बच्चों के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को भी स्वीकार कर लिया है। सम्मेलन का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को अस्तित्व और विकास का अधिकार देना है। भारत सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों और बाल कल्याण तथा महिलाओं और बच्चों की तस्करी से निपटने पर सार्क सम्मेलनों में भी सार्क क्षेत्र का पक्षकार है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 तैयार की है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा एंड पूरी कोशिश की जाएगी कि आगे की जितनी भी आपकी क्लासेस हैं, एक्ट हैं, वो बाइलिंगुअल ही आपको प्रोवाइड किए जाएं। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट बनाइए, जिससे जो भी स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उनको भी ये वीडियोज़ मिल सकें। बने रहिए ऐसी और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।